नमस्कार साथियों, आज 2 महीने से लगातार लद्दाख में प्रोटेस्ट जारी है, जिसमें 45,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए इस वीडियो को देखिए। सुनकर लगे कि ये नंबर ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन 45,000 का मतलब होता है पूरे इंडियन टेरिटरी के 15% जनसंख्या जो एक जगह इकट्ठे होकर अपने हक के लिए लड़ रही है। 6 मार्च को जब बातचीत के बाद भी सरकार ने लोगों की नहीं सुनी, तो फेमस एजुकेटर, इनोवेटर और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने यह फैसला लिया कि वे एक इंडेफिनिट फास्ट पर बैठेंगे। एक अनशन शुरू करने के लिए, आमरण अनशन, जब तक हमारे लद्दाख की ये आवाज़ सुनी नहीं जाती, जब तक सरकार लद्दाख पर ध्यान न दे। 2 महीने का अनशन जब एक आमरण अनशन बन सकता है, तो सोच कर देखो, देश के किसी भी राज्य के 15% पॉपुलेशन सड़कों पर आ जाए तो कितनी बड़ी खबर होगी। लेकिन जिस तरीके से इस खबर को दबाया जा रहा है, ये देखना बहुत ही शॉकिंग है। प्रोटेस्टर्स की आखिर डिमांड्स क्या है, ये आगे वीडियो में देखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये कहानी सिर्फ लद्दाख की नहीं है। यही कहानी देश के कोने कोने में रची जा रही है। जो पॉलिटिकल कॉर्पोरेट माफिया आज के दिन लद्दाख को खतरे में डाल रहे हैं, ये वही जिसने हसदेव की जंगलों को तबाह कर दिया, मणिपुर की पहाड़ियों में आग लगा दी, बक्सवाहा को तबाह करने पर तुला हुआ है। यह वही माफिया है जिसके वजह से जोशीमठ डूब रहा है, जिसकी वजह से उत्तरकाशी की सुरंगें गिरी हुई है, जिसके वजह से आज लक्षद्वीप भी खतरे में है। यह माफिया जिसे आज रोका ना गया, तो ये पूरे देश को दीमक की तरह धीरे धीरे खा जाएगा, अंदर से पूरे देश को खोखला कर देगा। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। सोनम वांगचुक को अगर आप नहीं जानते होंगे, तो ये बताना जरूरी होगा कि ये वही इंसान जिनसे इंस्पायर्ड होकर 3 इडियट फिल्म में रैंचो का कैरेक्टर बनाया गया था। जो काम रैंचो ने फिल्म में किए थे, वैसे ही इनोवेटिव आविष्कार सोनम वांगचुक ने असल जिंदगी में किए थे। 2021 में इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए एक एनवायरमेंट फ्रेंडली सोलर हीटेड टेंट का निर्माण किया। इसके मदद से हमारे जवानों को लद्दाख की कड़कती ठंड में भी एक राहत की कंफर्टेबल जगह मिल पाई। जिसके अलावा सोनम वांगचुक ने लद्दाख में कई सारी कार्बन न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग को भी डिजाइन किया है, और आइस तपास का कॉन्सेप्ट भी यही लेकर आए थे। लद्दाख में वाटर शॉर्टेज की डील करने के लिए इन्होंने कॉन्सेप्ट डिजाइन किया इस आर्टिफिशियल ग्लेशियर का। यही कारण है कि इन्हें थ्रू आउट द ईयर ढेर सारे अवार्ड से सम्मानित किया, चाहे वो रमन मैग्सेसे अवार्ड हो, या ग्रीन टीचर्स की अवार्ड हो, या फिर यूनेस्को के ही अवार्ड क्यों ना हो। लेकिन आज जब यही सोनम वांगचुक एक इंडेफिनिट फास्ट पर बैठे हैं, तो कुछ तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम है लद्दाख में डेमोक्रेसी की, लद्दाख के पर्यावरण की, लद्दाख के लोगों की राइट्स की। सभी लद्दाख के लोगों को 4 मेन डिमांड्स है यहाँ पर। पहला, लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में डाला जाए। दूसरा, लद्दाख को फुल स्टेटहुड दिया जाए। तीसरा, लद्दाख की तरफ से 2 MP दिए जाएं। अभी लद्दाख से सिर्फ एक ही MP लोकसभा में है, जबकि राज्यसभा में 0 MP है। और चौथा, लद्दाख में सिक्योर जॉब के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश किया जाए। आइए एक एक करके समझते हैं। साथियों, 5 अगस्त 2019 को जब 370 हटा, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग यूटी बना दिया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर को अपने विधानसभा अलग दिया गया, लेकिन लद्दाख को कोई विधानसभा नहीं दिया गया। अब वहाँ के लोगों की कौन सुनेगा? अधिकारी तो जनता के द्वारा चुनकर आते नहीं है, वो तो UPSC की एग्जाम देकर आते हैं, और वे जनता के प्रति जवाबदेह भी नहीं होते हैं। अगर विधानसभा जहाँ होती है, वहाँ की अगर सरकार नहीं सुनती है, तो जनता के पास पावर होती है कि 5 साल में उसे हटा दे, जिस कारण वहाँ के विधानसभा सरकार जनता की सुनती है। भारतीय संविधान का शेड्यूल 6 जनजातियों को अपना अलग कानून बनाने का अधिकार देता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, राज्य के लेवल पर नहीं। ये होता है ADC, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। जिन जिला में ऐसा लगता है कि इन्हें स्वायत्ता देनी चाहिए, उस क्षेत्र में, उस जिले में स्वायत्ता दी जाती है। जैसे आप देखेंगे कि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य ऐसे हैं जिसमें इन्हें स्वायत्ता दे दी जाती है। आप एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि मेघालय में 3 पहाड़ है, गारो, खासी, जयंतिया। इसमें जो खासी जनजाति है वो मातृसत्तात्मक है, जैसे हम लोग पितृसत्तात्मक है। हम लोग अपने पिता का नाम बताते हैं, कहीं परिचय देते हैं तो पिता का नाम बताते हैं, लेकिन खासी जनजाति जो है वो मातृसत्तात्मक है, वो अपनी माता की नाम बताती है। और आप ऐसे बहुत सारे जनजाति क्षेत्र देखेंगे जहां नर कंकाल रखे जाते हैं, खोपड़ी रखे जाते हैं, जबकि भारतीय संविधान के अनुसार ये रखना
अपराध है, हम लोग ये नहीं रख सकते, ये कानून का उल्लंघन होगा। लेकिन उनकी ये परंपरा है। तो शेड्यूल 6 ये कहता है कि जो ट्राइब्स एरिया है, जिनकी पुरानी मान्यता है, उनकी रक्षा करनी संविधान की जिम्मा है। जबकि 370 पूरे राज्य को स्वायत्तता दे देता है, लेकिन शेड्यूल 6 केवल एक खास एरियाज को देता है। यही कहना है लद्दाख के लोगों की कि यहाँ इकोसिस्टम आ जाएगी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आ जाएगी, तो हमारे पहाड़ जो सेंसिटिव एरिया है वो खतरे में हो जाएगी। क्योंकि लद्दाख एक सेंसिटिव एरिया है, वहाँ की खूबसूरत वादियां है। आज से 4 साल पहले बीजेपी ने खुद इस डिमांड को उठाया था शेड्यूल 6 में डालने की। लेकिन आज क्या कारण हो गया कि बीजेपी शेड्यूल 6 में शामिल करना नहीं चाहती है? कारण बड़ा दिलचस्प है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर लिखा था कि हम लद्दाख को शेड्यूल 6 देंगे। मैंने पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था। अगस्त 2020 में लद्दाख के लोगों ने पहली बार अपनी मांग सरकार के सामने रखी। सितंबर 2020 में पहली बार इसको लेकर मास प्रोटेस्ट हुआ। अपनी मैनिफेस्टो में लिखने के बाद भी सरकार लगातार इस मांग को माना करती रही, इस मांग से नकारती रही। यही कारण है कि आप आज इंडेफिनिट फास्ट देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी सरकार को दिक्कत क्या है ये छोटी सी मांग पूरी करने में। ऐसा तो नहीं है कि लद्दाख को शेड्यूल 6 में शामिल किया गया तो पूरा देश इधर का उधर हो जाएगा। बहुत ही साधारण डिमांड है। तो क्या कारण होगा, आप भी सोच रहे होंगे ना? आइए बताता हूँ। लद्दाख को अगर शेड्यूल 6 में डाला गया तो मोदी सरकार के पास पावर नहीं रहेगी। फिर लद्दाख के जंगल को, लद्दाख के जमीन को प्रधानमंत्री अपने मित्र को नहीं बेच पाएंगे। सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग नहीं चाहते हैं कि उनकी जमीन को कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन के लिए ओपन अप किया जाए। ऐसा करना न सिर्फ वहां के लोगों से उनका अधिकार छीनना होगा, बल्कि देश के पर्यावरण के लिए भी बहुत खतरनाक होगा। वो तो ये चाहते थे कि यहाँ के हर घाटी में खनन हो, माइनिंग हो, उद्योग लगे, और लद्दाख के लोगों को इसी बात का डर था। आज के दिन मणिपुर कितने महीनों से जल रहा है, सिविल वॉर की हालात है और प्रधानमंत्री वहां जाने तक के तैयार नहीं है। मणिपुर के इस हालात के पीछे भी एक कॉर्पोरेटर एक्सप्लॉयटेशन का ही हाथ है। छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल को काटा जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन सरकार ने माइनिंग के लिए उसे ओपन अप कर दिया है। उससे किसको फायदा हो रही है, सरकार को या ऊपर बैठे सरकार के दोस्तों को? ये कहानी सिर्फ लद्दाख, मणिपुर या हसदेव के जंगलों की नहीं है। ये एक बहुत बड़े स्केल पर कोशिश की जा रही है देश की जंगलों को बेचने की, देश के पहाड़ों को बेचने की, देश की जमीनों को बेचने की। और इन सब कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन का फायदा ऊपर बैठे कुछ चंद लोगों को मिल रहा है। नमस्कार।